पिछली क्लास हमने जहाँ पर छोड़ी थी तो वहाँ द्वंद्व चल रहा था, लड़ाई चल रही थी दो गुटों के बीच। एक थे चालुक्यास और एक थे पल्लवास। हमने कहा था कि यहाँ से ये शुरू होगी कहानी, वो मेडिवल हिस्ट्री होगी, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री का वह आखिरी पार्ट बताया था। आज हम कुछ इसी तरह से शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री को, यानी मध्यकालीन भारत, जहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री से आगे की बात होगी। आपको मैं बता दूं कि जब ये कहानी शुरू होती है तो यहाँ पर अनेकों किरदार हैं। किरदार इतने हैं कि 36 तरह के तो राजपूत पाए जाते थे, जिनमें से एक गुर्जर प्रतिहार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी और न जाने कितने ही यहाँ पर राजपूत हुआ करते थे, जिसमें गुजरात के सोलंकी थे, गंग थे, सेना थे, चंदेला थे और न जाने क्या क्या। और इनके अलावा ये दो और गुट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक है पाला और एक है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट और पाला दोनों अपनी अपनी जगह, जैसे पालास बंगाल में और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अपनी पकड़ बना चुके थे। गुर्जर प्रतिहार जैसे आप आज भी जानते हैं, इनका जो मुख्य रीजन है वो गुजरात राजस्थान से लेकर आपके इसी एरिया में, यानी कि जो आपका वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर फैला हुआ था। यानी पालाज ईस्टर्न में, राष्ट्रकूटाज मिडिल साउथ में, और जो आपके गुर्जर प्रतिहार हैं वो कहाँ थे, आपके वेस्टर्न इंडिया में प्रोमिनेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। लेकिन फिर इसे ट्रिपेरिटाइट स्ट्रगल क्यों कहा जाता है, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहा जाता है इसे? कारण है इसका कारण है ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हिस्सा, यानी कि आपका ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं कन्नौज। कन्नौज वह हिस्सा था जिसके लिए ये तीनों शक्तियां आपस में लड़ती थीं। सिर्फ यह हिस्सा था जिसके लिए तीनों ही शक्तियां आपस में लड़ती थीं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या खास है इस कन्नौज में। देखिए, कन्नौज की आप लोकेशन अगर देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। कन्नौज है कहाँ पर? कन्नौज से अगर आपने कर लिया तो मतलब आज जहाँ दिल्ली है, आप उस समय के लिए कन्नौज समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो भारत आप देखते हैं वो जम्मू कश्मीर तक सीमित है। तब भारत जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं था। भारतवर्ष जो है वो उत्तर में अफगानिस्तान तक जाता था, यानी हिंदुकुश पहाड़ियों तक जाता था। आज वह आपके जम्मू और कश्मीर तक सीमित है। इसीलिए आज आपके लिए दिल्ली महत्वपूर्ण हो सकता है या उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ कन्नौज के लिए अगर आप देखें तो भारत फैला हुआ है यहाँ तक, कहीं म्यांमार बर्मा तक ये फैला हुआ है, नीचे ये श्रीलंका तक, यहाँ से जितने भी चीज़ हैं यहाँ तक फैला हुआ है। और कहीं पे भी कोई भी जा सकता है, इस तरह की कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, कोई यूएन नहीं है जो कि आप किसी का नियम तोड़ देंगे अगर तो फिर वह आएगा वहाँ पे इंटरप्रिटेशन कर देगा और आके वहाँ पे कोई समझौता करेगा या फिर आपके ऊपर कोई सैंक्शन कर देगा। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, राजाओं का राज है और हर राजा यह चाहता था कि मेरी टेरिटरी ज़्यादा हो। उस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो कन्नौज काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता था। जैसे आज दिल्ली है पूरे भारत के लिए, वैसे ही कन्नौज था उस समय के लिए। तो पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ही ये चाहते थे कि हम किसी भी तरह से इस कन्नौज पर अपना जो हस्तक्षेप है वह बना के रखें, अपना जो प्रभाव है वैसे बना के रखें। इसीलिए कन्नौज की लड़ाई पूरे के पूरे इन तीनों ही ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में चलती रही। और हम इस चैप्टर में भी यही पढ़ेंगे कि इतने सारे राजाओं के बीच में जिसने भी ये कन्नौज को अगर जिसके पास वो पहुंचा या जिसने इसको हराया, कन्नौज जिसने कब्जाया, उसकी एक अलग ही पहचान दर्ज की गई है इतिहास के भीतर। क्यों? क्योंकि देखिए कन्नौज को अगर आप देखेंगे तो कन्नौज ही एक ऐसा हिस्सा है जो कि इन तीनों ही, ये देखिए आप गुर्जर प्रतिहारा को यहाँ पे देखिए तो इनका जो ग्रीन वाला एरिया है वो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रेड वाला एरिया जो राष्ट्रकूट का है वो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो आपका पर्पल कलर का पालास का जो एरिया है वो भी यहाँ पे कन्नौज पे ही आके इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि तीनों ही यहाँ पे बढ़ेंगे। एक देखिए, एक तो पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कन्नौज की वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तीनों इंटरसेक्ट भी जहाँ कर रहे हैं वो कौन सी एकमात्र सिटी है? कन्नौज। और कन्नौज पर इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है भैया, यानी कि 1 इज़ बिकॉज ऑफ 2 एंड 2 इज़ बिकॉज ऑफ 1, ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आइए देखते हैं इन तीनों जो दल रहे हैं अलग अलग, प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूट, इनमें कौन से महत्वपूर्ण राजा रहे हैं और किस तरह से इनकी जो डायनेस्टी है वह आगे बढ़ी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुर्जर और प्रतिहारों की। नागभट्ट ने इसको स्थापित किया था, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया था 725 एडी में। इसके बाद में कोई खास बड़े राजा नहीं आए।
काकुष्ट और देवराज आए, वत्सराज आए, नागभट्ट सेकंड, रामभद्र आए। इसके बाद में एक बड़े राजा आते हैं, इनका नाम है मिहिरभोज, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये मिहिरभोज ऐसे राजा थे जिनके बारे में कहा जाता था अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी और टकासेर खाजा। ठीक है, और आपने एक और कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वह भी इन्हीं राजा से रिलेटेड है, इन्हीं राजा से रिलेटेड सारी की सारी कहानी है। और काफ़ी लंबे समय तक भी इन्होंने राज किया, देख सकते हैं आप 36 से लेकर 85 तक इन्होंने राज किया है। इसके बाद में एक और बड़े राजा आए, महेंद्रपाल। बड़े राजा क्या, इनके लिए कह सकता हूँ कि ये ठीक ठाक राजा थे। 885 से लेकर 910 तक इन्होंने राज किया। इसके बाद में पूरी इस डायनेस्टी में कोई भी खास बड़ा राजा नहीं हो पाया था। ये कहानी है आपके गुर्जर प्रतिहारों की। गुर्जर प्रतिहार हालांकि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे राजपूतों के भीतर, अगर मैं बात करूं तो गुर्जर प्रतिहारों का काफ़ी अच्छा नाम आपको मिलेगा इतिहास के भीतर। अब बात करेंगे आगे की, और अगला जो नाम आता है डायनेस्टी का वो है आपके राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्गा के द्वारा की गई थी 735 में, और इसके बाद में कृष्णा फर्स्ट आए, काफ़ी बेहतरीन राजा थे। गोविंदा सेकंड इतने अच्छे राजा नहीं साबित हुए। उसके बाद में ध्रुव आए, जिनके बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है वह संतोषजनक है। इसके बाद में आए गोविंदा थर्ड, ये काफ़ी अच्छे राजा थे। इनके पुत्र अमोघ वर्ष सबसे बेहतरीन राजा कहे जाते हैं। सुलेमान जो था एक अरब का मर्चेंट था, उसने यह कहा है कि पूरी दुनिया में मैंने 4 राजा देखे हैं और इन चारों राजाओं में विशेष हैं ये चौथे नंबर के राजा अमोघ वर्ष, यानी कि पूरी दुनिया में जो टॉप 4 राजा थे उनके अनुसार उसमें अमोघ वर्ष का नाम उन्होंने डाल रखा था। यह बात रही राष्ट्रकूटों की। इसके बाद में इंद्र थर्ड और कृष्णा थर्ड ने मिलकर गुर्जर प्रतिहारों का नामो निशान मिटा दिया था। और किस तरह से अंत हुआ इस डायनेस्टी का और क्या क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे जरूर। और इसके बाद में जो डायनेस्टी आती है उस डायनेस्टी का नाम है आपकी पालास। ये तीनों ही डायनेस्टी आप देखेंगे, तीनों का टाइम देखिए, ये यहाँ पे शुरू होती है 725 से 760 एडी के लिए, और ये देखिए शुरू होती है 735 में, ये यहाँ पे शुरू होती है आपकी 750 में। ठीक है, ये देखिए 750 में है, ये 735 में है, ये 725 में है। तो इस तरह की यहाँ पे बातें चल रही हैं और तीनों ही देखिए कंटेम्प्रेरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर अंतर नहीं है। पालास की अगर मैं बात करूँ तो पाला में देखिए गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल 4 बड़े राजा हुए। 4 बड़े राजाओं के बाद मदरपाल इनके आखिरी राजा थे। राजा बहुत हुए हैं, राजा राष्ट्रकूटों के भीतर भी काफ़ी थे, राजा गुर्जर प्रतिहारों के भीतर भी काफ़ी थे, राजा पालास के भीतर भी काफ़ी थे। लेकिन इतिहास के भीतर नाम सिर्फ उन्हीं राजाओं का दर्ज होता है। आप समझ सकते हैं इस बात को, एक राजा का नाम तब दर्ज होता है जब जाके वे बहुत बड़े बड़े काम कर देगा, तब जाके इतिहास के पन्नों में उसकी एक लाइन आती है। और अगर कोई राजा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब जाके उसके नाम का एक चैप्टर बनता है। ये हाल है राजाओं के और ये हाल है इतिहास के, इसीलिए कभी गुमान मत कीजिए। ये राजा आपसे यानी कितने महान रहे होंगे कि इनको आप आज पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में सिर्फ आप इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। बाकी आधी से ज़्यादा दुनिया को तो इनसे कोई मतलब भी नहीं है। गुमान मत कीजिए, इतिहास आपको यह सिखाता है। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल ये 4 राजा पाल वंश के थे, काफ़ी बेहतरीन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहली डायनेस्टी कौन है। तो पहली डायनेस्टी है पालास की, 750 से 1160 एडी इनका टाइम बताया जाता है। गोपाल पहले राजा जिसने एस्टेब्लिश किया पाल वंश को, मोनार्की को ख़त्म किया, एस्टेब्लिश किया पालास को, और इलेक्ट किए गए थे ये नोटेबल किंग जो थे पूरे के पूरे एरिया के, उन लोगों ने इनको इलेक्ट किया। इसके बाद में उन्होंने एक मोनास्ट्री बनवाई ओदांतपुरी में, ये बिहार के अंदर एक जगह है, और इन्होंने एक ये मोनास्ट्री यहाँ पे बनवाई है जिसकी इमेज ये रही आपकी स्क्रीन पर। इस तरह की इन्होंने एक मोनास्ट्री वहाँ पे बनवाई थी, काफ़ी बेहतरीन थी। और जब तक इनकी मृत्यु हुई तब तक इन्होंने बिहार और बंगाल दोनों पर ही अपना कब्जा कर लिया था। आगे कौन से राजा है, नंबर 2 पे नाम आया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, धर्मपाल का, क्योंकि सन थे यानी पुत्र थे और सक्सेसर थे आपके गोपाल के। उन्होंने एक्सपेंड किया किंगडम को। किस तरह से एक्सपेंड किया, एक तो मैं बता दूंगा आपको, ये पायस बुद्धिस्ट थे यानी कि माने जाने बुद्धिस्ट थे। उन्होंने बुद्धिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, उसे पैट्रोनेज इन्होंने अच्छा खासा किया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है वो इन्होंने स्थापित की। इसके अलावा नालंदा विश्व प्रसिद्ध जो यूनिवर्सिटी है नालंदा की, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ है। ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि नालंदा की लोकेशन कहाँ है, वो अक्सर तक्षशिला और नालंदा में कन्फ्यूज रहते हैं। अगर आपने पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कब और कहाँ है, कैसे स्थापित हुई आपकी नालंदा, कहाँ आपका तक्षशिला का स्तर है।
ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप मेरे को एक काम कीजिए, तक्षशिला कहाँ है, नालंदा कहाँ है, दोनों की आप लोकेशन मेरे को कमेंट में लिख के बताएंगे। इसके अलावा ही हैड फ्रिक्वेंट वार्स विद द प्रतिहारास एंड द राष्ट्रकूटास, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने युद्ध लड़े प्रतिहारों के साथ में और राष्ट्रकूट के साथ में भी। पालास जो थे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम बन गए थे इनके टाइम में, और नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया आप देख सकते हैं कंबोज से लेकर आपके जो पूरा का पूरा जो ईस्टर्न इंडिया है वो इनके कब्ज में आ गया था। और ये जो आप देख रहे हैं कहाँ तक आ गया है, गुजरात के नीचे अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के नीचे का हिस्सा, आधा महाराष्ट्र आज का वो इनके हिस्से आ चुका था। यहाँ पूरा बंगाल था, बिहार था, और ये जो भूमि आप ऐसी समझ रहे हैं ऐसी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आता है, यानी कि ऐसी चीज़ें आती हैं, खनिज जिन्हें आज बोला जाता है, आपके पास कोयला आ जाएगा, आपके पास में लोह अयस्क के भंडार आ जाते हैं, यानी कि आयरन और आपके पास में आ जाता है। तो ये बात रही आपके धर्मपाल की। आइए अब बात करते हैं आगे की। धर्मपाल से आगे जिस व्यक्ति का नाम हम पढ़ते हैं इतिहास में वो हैं आपके देवपाल। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ये जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, भागलपुर के भीतर है ये, और काफ़ी सुंदर यूनिवर्सिटी जो उस जमाने बनाई गई थी। ये आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये सैकड़ों साल पहले बनाई गई यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और नालंदा की अगर आप बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह की दिखती है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। बताते हैं कि जो खिलजी वगैरह आए थे तो इन लोगों ने आपकी जितनी भी जो यहाँ पे विरासत थी, यहाँ पे यानी कितने सालों का अनुसंधान रखा हुआ था, न यानी कितने पुराने शास्त्र रखे हुए थे, न यानी कितनी पुरानी किताबें रखी हुई थी, ताम्रपत्र रखे हुए थे, इंस्क्रिप्शन थे, उन सभी को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, तोड़फोड़ यहाँ पर मचाई गई थी। फिर भी यहाँ पर अभी इतना मटेरियल है कि अगर उसकी खोज की जाती है कभी तो नई नई चीज़ें वहाँ से निकल कर आती हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया था बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा, तब उस समय यहाँ पर कहते हैं न यानी कितने महीनों तक इसकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि वे जलती रही थीं। इस तरह के फैक्ट्स आपको हिस्ट्री देती है। आप सोच सकते हैं कि आपका भारतवर्ष कितना महान रहा होगा कि इस भारतवर्ष में हमेशा से कितनी ज़्यादा अनुसंधान, शिक्षा और अपनी पद्धति पर कितना जोर रहा होगा, क्योंकि आज जो हम अपना समाज देखते हैं वह वास्तव में एक हाइब्रिड समाज है जो ना आधा भारतीय है और आधा आपका अंग्रेज है, ना पूर्णतः भारतीय है ना पूर्णतः अंग्रेजी है। इसीलिए आज हम खुद को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि हम जो थे वो दुनिया की कोई और शक्ति हो ही नहीं सकती थी, सोने की चिड़िया थे हम। उसके बारे में बात करेंगे, कैसे थे, क्यों थे, और क्यों जो आक्रमणकारी थे। अगली वाली क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आक्रमणकारी भारत की तरफ आकर्षित हुए और किस तरह से उनका उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे देवपाल की। देवपाल 810 से 850 एडी तक का इनका कार्यकाल रहा। धर्मपाल के सन रन्ना देवी इनकी माता का नाम था, और इसके अलावा ये राष्ट्रकूट प्रिंसेस एक जो कही जाती थी उनसे विवाह किया था इनके पिता धर्मपाल ने, और इनकी माता का नाम रन्ना देवी, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। इन्होंने जो एक्सपायर, आप देख सकते हैं मैप जो होता है अक्सर सब कुछ बता देता है, पूरी की पूरी यहाँ पर कहानी आपको बयां कर देता है, आपके सामने लाके रख देता है। आप देख सकते हैं कहाँ हमने छोड़ा था पिछली बार कार्यकाल, तो वो कुछ यहाँ तक था। और यहाँ पर भी मैंने ये कहा था कि सिर्फ उड़ीसा को छोड़ के बाकी सब कुछ उनके पास में था, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट जो था वो भी इतना नहीं आया था। यहाँ तक कुछ था जो कि धर्मपाल छोड़ के गए थे, जो मैंने यहाँ पर लाल लकीर यानी लाइन, जो रेड कलर की लाइन है वो मैंने यहाँ पर खींची है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर बात आगे बढ़ाई अपने पालास के लिए, तो बंगाल को तो मजबूत कर ही लिया, इसके अलावा इन्होंने असम, उड़ीसा, कमरूप के साथ में अपने रिश्ते बनाए, और कहा जाता है कि एक शैलेंद्र डायनेस्टी होती थी साउथ ईस्ट में इंडोनेशिया के पास। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने नालंदा में एक अपनी मोनेस्ट्री बनाने के लिए इनसे परमिशन मांगी थी कि आप हमें परमिशन दे दें। तो कहाँ तक इन्होंने अपना जो राज है वह पहुँचा दिया है, आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है। मैं जो कह रहा था आपसे कि भारत का एक्सटेंट जो है वो हिंदुकुश पहाड़ियों से लेकर आपके श्रीलंका तक दक्षिण में होता था, और आज जो आप अपने एशियन कंट्रीज देखते हैं इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा था बर्मा समेत, म्यांमार समेत, वो भारत की ही भारत भूमि में आता था। भूटान अलग देश बना है बहुत बाद में, अंग्रेजों ने
न यानी किस किन रीतियों से भारत को तोड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। काफ़ी बड़ा भूखंड था भारत का। उस समय की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे स्टॉन्च बुद्धिस्ट इनको कहा जाता है। स्टॉन्च यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसका सम्मान करने वाले, उसको समझने वाले और उसका प्रचार प्रसार करने वाले, यानी कि वफादार अगर कहूँ एक सरल भाषा में तो स्टॉन्च का मतलब होता है वफादार। बुद्धिस्ट थे उस तरह के, और इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोनेस्ट्रीज बनाई, मंदिर बनाए मगध के भीतर। मगध आप जानते हैं कौन सा हिस्सा, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा आज है, जिसके भीतर झारखंड को अगर मैं समेट लूँ, वो जो हिस्सा है वो क्या होता है, मगध। आप जानते हैं क्या क्या है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भीतर। आज भी ज़्यादातर IPS होते हैं वो यहीं से होते हैं। क्यों? क्योंकि बेहतरीन योद्धा जो थे वो हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर थे। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो हमेशा उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर थे। बंगाल के भीतर बेहतरीन जो आपकी दिमागदार की जो चीज़ें हैं वो आपको बंगाल में मिलेंगी, व्यापारी आपको बंगाली मिलेगा, और गुजरात के भीतर भी आपको बेहतरीन व्यापारी मिलेंगे। वो आज से नहीं है, वो हज़ारों सालों से उनकी पीढ़ियों के भीतर है, उनके DNA के भीतर हैं ये चीज़ें। फिर बात आती है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई और जो एक राष्ट्रकूट थे अमोघवर्ष, मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा महान राजा कहे जाते थे अमोघवर्ष, उनको देवपाल ने हरा दिया था। आप सोच सकते हैं सबसे महान राजा जिसे सुलेमान ने कह दिया था दुनिया का 4थे नंबर का राजा है, उसको इन्होंने हराया था। तो आप सोच सकते हैं, और शायद इसीलिए इनका जो एम्पायर है वो इतना बड़ा दिख रहा है। महान राजाओं की जब मैं बात करता हूं तो आपके दिमाग में सबसे पहले अकबर का नाम आता होगा, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट हैं जो आपने सुने हैं। भारत की पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूं, भारत की पृष्ठभूमि में ही जो राजा हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। नेताओं की बात करें तो न जाने कितने नेता आपको मिल जाएंगे, सिकंदर मिल जाएंगे, नेपोलियन मिल जाएंगे, न जाने कितने ही नेता हैं। लेकिन भारत के भीतर हम बात करते हैं सबसे लेटेस्ट वाले की, तो कौन सा है, अकबर। लेकिन अगर मेरे अनुसार आप पूछेंगे सबसे महान नेता, लेटेस्ट नहीं लेंगे सबसे कौन सा हुआ होगा, तो 2 लोगों के नाम के आगे ही ग्रेट लगाया जाता है, एक अकबर और एक अशोक। अशोक के सामने क्यों लगाया जाता है ये? क्योंकि अशोक ही एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने ये जो आपको हिंदू कुश की पहाड़ियाँ यहाँ पे दिखती हैं, यहाँ से लेकर पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो अपने अधीन कर लिया था। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मौर्यन एम्पायर था वो यहाँ से यहाँ तक दिखता था। सिर्फ ये 3 डायनेस्टी यहाँ पे रहती थी, चोल, चेर और पांड्य यहाँ पर रहती थी। चोल, चेर और पांड्य, जो आज का केरल और तमिलनाडु है वहाँ पर चोल, चेर और पांड्य 3 डायनेस्टीज रहती थी। इन तीनों डायनेस्टीज के काफ़ी अच्छे संबंध थे अशोक से, और इसीलिए उन्होंने उन पर कभी आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वे तो उनके मित्र थे। बाकी उससे नीचे श्रीलंका पर भी उन्हीं का अधिकार, एक पत्र, एक मैं कहता हूँ कि जब भी कुछ काम अगर श्रीलंका वालों को करना होता तो अशोक से परमिशन लेते थे। इतने महान राजा थे, कितना बड़ा उनका एक्सटेंट रहा होगा। उसके बाद में धम्म से तो वो और ज़्यादा महान हो गए थे। और इधर भी जो आपको नॉर्थ ईस्टर्न की जो एरिया दिखता है उसमें भी अगर आप कभी नक्शा देखेंगे आपको पता चलेगा कि भारत वास्तव में जो अखंड भारत हम कहते हैं, जो चाणक्य ने सपना संजोया था अखंड भारत का, वो किस तरह का रहा होगा। अगर आपको देखना है तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। खैर अभी बात करेंगे, पालास पर बात चल रही है, तो पालास में अगला नाम ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कन्नौज, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट सिटी थी, तो उसी को इन्होंने इसकी राजधानी बना दिया। नागभट्ट काफ़ी ज़्यादा महान राजा कहे जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 के राजा आते हैं मेहर भोज। मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली की जो कहावत है वो इन्हीं से रिलेटेड है। मोस्ट पावरफुल प्रतिहारक किंग इनको कहा जाता है इनके टाइम का। और जो एम्पायर था इन्होंने एक्सपेंड कर दिया था कश्मीर से लेकर नर्मदा तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कश्मीर है और ये जो आपकी नदी बहती है यहाँ पर नर्मदा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो एरिया है वो इन्होंने अपने अंडर ला लिया था। और काठियावाड़ जो कि गुजरात में है, यहाँ से लेकर बिहार का ये पूरा का पूरा एरिया, ये भी इन्होंने अपने भीतर ही ले आए थे। डिवोटी थे विष्णु के, यानी विष्णु को पूजते थे, विष्णु के भक्त थे, इसीलिए इन्होंने अपना एक नाम आदि बरहा रख लिया था। रिकवर किया था इन्होंने कन्नौज को, क्योंकि कन्नौज एक ऐसी सिटी थी जो परमानेंट इन तीनों में से किसी के पास नहीं रही काफ़ी लंबे समय तक। उसको कोई ना कोई कभी ना कभी जीतता रहता था, क्योंकि देवपाल ने इनको एक बार हरा भी दिया था मेहर भोज को। आपके सामने एक कन्फ्यूज़न आएगा कि मेहर भोज एक ऐसे राजा थे जो कि भोपाल का नाम जिनके ऊपर रखा गया है, और एक ये भोज ये भी हैं। तो कौन से भोज थे जिनके ऊपर भोपाल का नाम रखा गया, तो वो कौन सी डायनेस्टी कहते हैं आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। ऐसी चीज़ों को आप गूगल करेंगे, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं जो कि आपसे प्रश्न पत्र में पूछी जाएंगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए बैठेंगे तब। ठीक है, देखते हैं अगले राजा कौन है। महेंद्रपाल हैं, सन ऑफ मेहर भोज थे।
ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राजा थे। आप देख सकते हैं इनका भी एक्सटेंट कितना ज़्यादा रहा है। नक्शा आपके बगल में इनका दिख रहा है। एक्सटेंड किया इन्होंने मगध और नॉर्थ बंगाल को भी। नॉर्थ बंगाल और ये जो आपका मगध है, देखिए इस एरिया पर और कन्नौज पे पकड़ क्यों रहती थी वो मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले ही। खनिज काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इस जगह पर। दूसरी बात यह है जंगल भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इस जगह पर। लड़ाके भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, इसी जगह पर। और अगर आपने नॉर्दर्न बंगाल ले लिया तो आपको बुद्धिमान लोग भी मिल जाएंगे, व्यापार भी मिल जाएगा, पोर्ट भी मिल जाएगा ढाका का। तो सभी चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसीलिए आप ऐसी चीज़ों को जो कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इन्होंने ही पैट्रोनाइज किया था संस्कृत को। और राजशेखर जो थे इनके फेमस पोइट थे जो इनके कोर्ट में रहे थे। इंदिरा थर्ड और कृष्णा थर्ड जो थे इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था इनकी जो डायनेस्टी थी उसको महीपाल के टाइम पर। महीपाल कौन, इनके बाद में जो अंतिम सही राजा मतलब ठीक ठाक राजा जो कहे जाते थे प्रतिहाराज में, उनका नाम महीपाल था। तो उन्हीं का टाइम पर जो इंदिरा थर्ड और कृष्णा थर्ड, ये कौन है भाई, ये दोनों ही राष्ट्रकूट हैं। और इन दोनों राष्ट्रकूट ने एक के बाद एक करके इनको प्रतिहारास को ख़त्म कर दिया था। आइए देख लेते हैं कुछ मिसलेनियस खबरें क्या हैं आपके प्रतिहारास के बारे में। तो प्रतिहारास के बारे में पहली चीज़ जो आती है वो ये है कि इनको गुर्जर के नाम से भी जाना जाता था। आज भी आप कहीं देखते होंगे तो आप देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारा बोला जाता है। कई जगह ऐसा होता है गुर्जर बोल दिया जाता है, कई जगह ऐसा होता है प्रतिहारा बोल दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बोलें कहीं पर भी तो गुर्जर प्रतिहारा आपने कई किताबों में लिखा हुआ देखा होगा। अगली बात आती है द रूल्ड बिटवीन 8th एंड 11th सेंचुरी एडी ओवर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। किस किस क्षेत्र में, देखिए 8 से 11 के बीच ही इन तीनों की तीनों डायनेस्टीज ने किया है। ये तो आप रट लें, कभी भी आए कि कब किया, तो भाई 8 से लेके 11वीं शताब्दी, बस इतना ही इन लोगों का कार्यकाल रहा है। उतने में ही इन्होंने जितने झंडे गाड़े हैं वे काफ़ी हैं और इतिहास में नाम दर्ज करने के लिए वे सभी काफ़ी थे। इसके अलावा इन्होंने प्रतिहारास के बारे में सबसे महान चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया था। किसके खिलाफ, महमूद ऑफ गजनी के खिलाफ। वो दौर अलग था जब वहाँ पे कैलिफेट की स्थापना हो चुकी थी और दुनिया में बस इस्लाम को फैलाने का एक जुनून सवार था जो बाहर के लोग थे उन पर। अगली क्लास में उस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए किसी के ऊपर जुनून सवार हो कि उसको इस्लाम का स्थापना करनी है और आप उसको रोक दें, तो ये भी काफ़ी गर्व की बात होगी। और एक समय ये ऐसा भी था, आप याद रखें, कि आपके साथ में कोई नहीं आएगा, जो भी है वो आपको हराने के लिए है। ये राजाओं का युग है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है कि आप जहाँ भी जाएंगे और सबसे अपना सपोर्ट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मिसलेनियस इनकी खबरें ख़त्म होंगी तो शुरू होंगे आपके राष्ट्रकूटा, जिनका कार्यकाल रहा 735 से 982 एडी तक। इतना ही इनका राज रहा, आपको कम लग रहा होगा, लेकिन जितना इन्होंने किया है इस क्षेत्र में, जिसको मैं साउदर्न इंडिया कहूँगा, मेरे हिसाब से पल्लवास, चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूट और चोल, ये 4 ही ऐसी डायनेस्टी हैं जिनका यहाँ पे नाम होना चाहिए मेडिवल के भीतर। और मेडिवल के बाद में हर्षा के और गुप्तास के बाद में जो चीज़ें आई हैं उसके भीतर ये शायद 4 ही ऐसी डायनेस्टी हैं जिनका नाम ऐसा रहा है। अशोका के टाइम पर तो चोल चेर पांड्य थे ही, मैं उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। दंती दुर्गा इनका नाम था जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, फाउंडर थे। दंती वर्मन इनका दूसरा नाम का, और फाउंडर थे राष्ट्रकूटास के, मैं बता चुका हूँ। गोदावरी और वीमा जो नदी है एक, उन दोनों के बीच में इन्होंने अपनी जो कहते हैं अपना एम्पायर था उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। कन्क्वेट किया इन्होंने कलिंग को, कोसाला को, कांची को, सिरसिल को, मालवा को, लता को, इन सभी को इन्होंने कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया। महाराष्ट्र को भैया बचा क्या। आप सोचिए कोई भी ऐसा एक राज्य, कलिंग कहाँ है अगर आप नहीं जानते, कलिंग इधर पाया जाता है भाई साहब उड़ीसा में। तो ये सभी एरिया इन्होंने कवर कर लिया। बचा क्या बताइए, ऊपर कैसा बचा, ऊपर कौन है आप जानते हैं, दो और हैं, कौन कौन, पालाज और प्रतिहारास। तो इन्होंने जितना हिस्सा ही अपने अंदर ले सकते थे, गुजरात को अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ तो गुजरात को छोड़ के बाकी सब इन्होंने अपने भीतर ले लिया और डिफीट कर दिया चालुक्य किंग को। चालुक्य कहाँ रहते थे, चालुक्य यहाँ रहते थे। और मैंने बताया था कि पल्लवास के और चालुक्यास के बाद में जो चीज़ें हैं वो इन छोटे छोटे दो जो चीज़ें थी, जैसे 2 डायनेस्टी, जैसे कि एक राष्ट्रकूट और एक आपके अभी पढ़ाऊँगा अगली क्लास में चोल, उन दोनों के बीच में बट गई। किस तरह से बटी वो भी मैं बताऊँगा। राष्ट्रकूट ने तो इनको हरा ही दिया था और पल्लवास जो थे केंगी के, उनको भी हरा दिया था। पांड्यास और मदुरई इनको भी हरा दिया था। देख रहे हैं आप, कभी जो प्रोमिनेंट कही जाती थी पल्लवास, पांड्य, चालुक्य, उन तीनों को तो इन्होंने हराया है, इसीलिए इनका नाम इतिहास में आया है। और दशावतार जो केव हैं
एलोरा में, उनकी भी इन्होंने स्थापना की थी। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर जो दशावतार केव हैं एलोरा में। मैं कहूँगा कि आप एक बार इनको जरूर देखने आएँ जब भी आपको मौका मिले। भारत का यह ऐसा आर्किटेक्चर है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए।